हेलो दोस्तों, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया सभी 101 शिफ्ट का साइंस का सॉल्यूशन। और आज हम जो सॉल्यूशन करने वाले हैं वह है 14 दिसंबर 2025 से शिफ्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ भी चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ को प्राप्त करके रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कल के होमवर्क के बारे में। कल आपको यहाँ पे होमवर्क दिया गया था कि कार्बन अपने दो विशिष्ट गुणों के कारण बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। निम्नलिखित में से कौन इन गुणों की सही पहचान करता है। मतलब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन तो कार्बन के बारे में, और कार्बन के बारे में क्या पूछा गया आपसे कि यह जो है बहुत बड़ी संख्या में यौगिक को बनाता है। लिखा गया यहाँ पे यह जो है बहुत बड़ी संख्या में यौगिक को बनाता है, और किस गुण के कारण ये यौगिक को बनाता है वह आपको बताना है। पहली बात, अगर हम बात करेंगे कार्बन के बारे में तो कार्बन का जो परमाणु संख्या होगा, कार्बन का परमाणु संख्या होता है कितना, तो ये 6 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4। क्या होगा? 2,4। मतलब इसको अष्टक पूरा करने के लिए, अपना बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण किया करना होगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं पे क्या करना होगा, तो दान करना होगा। ऐसा यहाँ पे होगा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या दान करना यह बहुत बड़ी बात हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन को ना ही ग्रहण कर पाएगा ना ही दान कर पाएगा। तब ये क्या करेगा? तब ये करेगा इलेक्ट्रॉन का साझा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का साझा। मतलब कार्बन करता है इलेक्ट्रॉन का साझा। ये बात क्लियर है। अब आपको यहाँ से पता चलना चाहिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन का करेगा साझा और कितना इलेक्ट्रॉन का करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन का करेगा। तो अपना अष्टक मतलब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए त्यागे गए या ग्रहण किए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही कहते हैं संयोजकता। मतलब कार्बन का जो संयोजकता होगा यहाँ पे वह कितना होगा, तो कार्बन का संयोजकता होगा 4। मतलब ये क्या होगा? यह होता है चतुर्संयोजकता। मतलब क्या होगा इसका? तो ये होता है चतुर्संयोजकता। अगर हम और बात कर लेंगे इसके बारे में तो कार्बन में जो है एक गुण पाया जाता है, जो कि कार्बन जो है अपने ही परमाणुओं के साथ में एक लंबा चेन को बना सकता है। क्या बोले हम आपको? तो कार्बन में एक गुण पाया जाता है, जो कौन सा गुण है, तो कार्बन कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ में मिल करके एक लंबी चेन के रूप में एक श्रृंखला को बना सकता है। और यह जो लंबी चेन होगा वह कैसा हो सकता है? यह जो है बिल्कुल सीधा चेन हो सकता है, मतलब सीधा श्रृंखला हो सकता है। या तो यहाँ पे अगर बात कर लेंगे तो या तो यहाँ पे क्या होगा, तो साखित हो जाएगा। या तो यहाँ पे जो श्रृंखला होगा वह कैसा होगा, तो वलय के आकार का भी होता है। मतलब कार्बन में यह गुण पाया जाता है कि कार्बन जो है अपने ही परमाणु के साथ में मिल करके एक लंबी सीधा चेन बना सकता है, या तो एक साखित वाला बना सकता है, या तो एक वलय के रूप में जुड़ करके यह यौगिक का निर्माण कर सकता है। और इसी गुण को कहते हैं श्रृंखलन। क्या कहते हैं? तो श्रृंखलन। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या था, तो डी नंबर आपका उत्तर सही था। और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी थे कौन, तो ये मोनिका, क्वांटमैन और ये सुशांत, ये तीनों ने इसका सही जवाब दिया था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और आपको आज की क्लास में भी होमवर्क मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में उसका सही जवाब लिख करके हमें भेज दीजिए। तो आइए हम आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और आज का पहला प्रश्न आपसे कहा गया है कि 3 बिलियन ए बी सी के पीएच मान क्रमशः 3, 7, 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछा गया आपसे कि 3 बिलियन है एबीसी, जिसका कि पीएच मान मतलब 1 बिलियन का पीएच मान एक है। यहाँ पे एक वस्तु है ए और इसका पीएच मान है 3। एक वस्तु है बी, इसका पीएच मान है 7। एक वस्तु है सी, इसका पीएच मान है 12। और बोला गया यह क्या होगा, तो यह आपको बताना है। तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, यह जो आपको दिख रहा है यह क्या है, तो यह है पीएच स्केल। ये क्या है? पीएच स्केल है। और पीएच स्केल का जो खोज किया था किसने किया था, तो सोरेनसन ने। किसने? तो सोरेनसन ने खोज किया था पीएच स्केल का। और आपको याद रखना है कि पीएच स्केल में देखिएगा आप यहाँ से, तो 0 से लेकर के 14 तक। कहाँ तक? तो 0 से लेकर के 14 तक
जो है अंक अंकित रहता है, ये बात आपको याद रखना है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 7 को, मतलब यहाँ पे जो लिखा गया है 0 से लेकर के 14 तक, ये लिखा गया पीएच मान, मतलब पीएच मान यहाँ पे 0 से लेकर के 14 तक लिखा गया है। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर किसी वस्तु का पीएच मान होगा 7, पीएच मान होगा 7, तो हम उसे कहते हैं उदासीन। क्या कहेंगे? उसे कहते हैं उदासीन। और उदासीन का मतलब होता है ना ही अम्लीय और ना ही क्षारीय। उदासीन का मतलब क्या हो गया? ना ही अम्लीय और ना ही क्षारीय। और यहाँ पे ये अगर हम बात करेंगे तो अगर 7 से कम होगा पीएच मान, अगर 7 से कम होगा पीएच मान, तब क्या होगा? इसका जो है अम्लीयता, इसका अम्लता क्या होगा? तो बढ़ता है। क्या बोले हम कि अगर पीएच मान 7 से कम, मतलब जैसे जैसे इधर आएंगे हम कम होते जाएगा पीएच मान, वैसे वैसे किसी भी विलयन का अम्लता क्या होगा? तो ये बढ़ता जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 7 से अधिक की ओर जाएंगे, तो जैसे जैसे हम 7 से अधिक जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा? विलयन का जो क्षारीयता होता है, क्षारीयता का जो गुण होगा वह क्या होगा? बढ़ता है। मतलब हम आपको क्या बोले हैं कि 7 से कम जैसे जैसे होगा अम्ल का मान बढ़ेगा, यानी कि अम्लता बढ़ेगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीयता बढ़ेगा। अगर 7 है तो वह विलयन होगा उदासीन। अब यहाँ पे आइए हम बात कर लेते हैं। अब एबीसी के बारे में बात किया गया, क्वेश्चन यहाँ पे कथन नंबर 1 बोला गया है, विलयन ए और सी दोनों उदासीन है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ए का देखिए पीएच मान है 3, अब सी का है 12, तो क्या ये दोनों उदासीन है? तो दोनों में से कोनो उदासीन यहाँ पे नहीं है। उदासीन होने के लिए कितना चाहिए पीएच मान? तो चाहिए यहाँ पे 7। ये बात क्लियर है। आगे हम बात करते हैं। आगे बोला गया है विलयन बी क्षारीय है। अच्छा, विलयन बी तो क्षारीय, ये सही बात बोला है, लेकिन यहाँ पे और बोला है कि विलयन सी अम्लीय है। विलयन सी क्या अम्लीय है? पीएच मान देखिए 12 है, पीएच मान 7 से अधिक होता है क्षारीय, मतलब यह भी कथन क्या है? यह भी गलत है। आगे बोला है कि विलयन सी उदासीन है। विलयन सी मतलब पीएच मान है 12 है, और ये उदासीन होगा क्या? तो यह उदासीन भी नहीं होगा। आगे बोला गया कि विलयन ए प्रबल अम्लीय है और विलयन सी प्रबल क्षारीय है। विलयन ए का पीएच मान है, देखिए यहाँ पे पीएच मान है 3, और विलयन सी का पीएच मान है 14। मतलब यहाँ पे अगर हम देख पाएंगे तो यहाँ पे एक का पीएच मान है 3 और एक का पीएच मान यहाँ पे कितना है? एक का है यहाँ पे 12। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या प्रबल होगा? मतलब यहाँ पे अम्लीय प्रभाव भी प्रबल होगा और क्षारीय प्रभाव भी प्रबल होगा। मतलब यहाँ पे ए जो है प्रबल अम्लीय है और सी क्या होगा? तो प्रबल क्षारीय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आगे पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित सजीवों में से किस सजीव में अस्थियां होती है जो अपने शरीर की गतिशीलता में सहायक करती है? मतलब यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या? तो आपसे पूछा है कि यहाँ पे जो आपको जीव दिया गया है, इसमें बोला गया कि कौन से जीव में अस्थि होता है, मतलब बोन यानी कि हड्डी होता है, कौन से जीव में, यह आपको बताना है। और ऑप्शन में है सांप, केचुआ, घोंघा और तिलचट्टा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, केचुआ हो गया, घोंघा हो गया और ये तिलचट्टा हो गया, इसमें क्या होगा? अस्थि नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे सांप को, तो सांप में क्या होगा? तो हड्डी यानी कि अस्थि पाया जाता है, क्योंकि जो सांप होता है दोस्तों, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी पाया जाता है और हड्डी भी यहाँ पे पाया जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यह जो क्या है, एक प्रकार के कशेरुकी है। मतलब कशेरुकी का मतलब हो गया जिसके अंदर क्या होगा? तो रीढ़ की हड्डी होता है, और अगर रीढ़ की हड्डी है तो पसली भी होगा। मतलब इसके अंदर क्या है? तो हड्डी है। तो अगर हड्डी है मतलब अस्थि है। यही आपसे पूछा गया था कि कौन से जीव में क्या है? तो अस्थियां है। तो आपका उत्तर यहाँ पे ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व लेड का सही प्रतीक है? तो लेड का आपसे सही प्रतीक पूछा है, और लेड का प्रतीक होता है पीबी और इसका परमाणु संख्या होता है 82। यहाँ से आपका जो उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है? बोला गया यहाँ पे कि कौन सा जो है मानव में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक भाग है, यह आपको बताना है। और ऑप्शन दिया गया आपको कपाल तंत्रिकाएं, ग्रसनी, मेरु तंत्रिकाएं और मेरु रज्जु। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ी सी समझ लेते हैं। दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, वह जो है, यह जो आपको दिखा, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मतलब
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के बना होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आइए हम यहाँ पे बात करते हैं, बोला गया कौन सा है यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो कौन हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आगे आपसे पूछा गया है कि एक समान वेग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे पूछा है कि एक समान वेग के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो आइए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, एक समान वेग क्या आपको बोला गया, तो आपको बोला एक समान वेग। एक समान वेग में क्या होगा, तो जिसका कि वेग क्या होगा, एक समान होगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर हम इसको समझाना चाहेंगे तो ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, और यहाँ पे एक्स अक्ष पे हमेशा हम लेते हैं समय को, बाकी दूसरा जो भी राशि होगा उसको लेते हैं कहाँ पे, तो वाई अक्ष पे। यहाँ पे दूसरा है यहाँ पे बेग, तो बेग को ले लिए वाई अक्ष पे। अगर हम समय की बात करेंगे तो यहाँ से स्टार्टिंग होगा तो ये हो जाएगा 0 सेकेंड। यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप 2 सेकेंड, फिर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया तो ये हो गया आपका 4 सेकेंड, यहाँ पे होगा 6 सेकेंड, फिर हो जाएगा 8 सेकेंड, फिर हो जाएगा यहाँ पे मान लीजिए 10 सेकेंड हुआ। और ऊपर हम बेग को लेते हैं, तो ऊपर आप एक बार क्या करें, तो बेग को आप ले लीजिए। तो बेग मान लीजिए आप मान लीजिए यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, या 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से आप कह सकते हैं 30 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ से 40 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ से आप 50 मीटर प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अब अगर आप देखेंगे, बोला गया वेग एक समान होगा, मतलब अगर आप घड़ी को जैसे ही देखना स्टार्ट किए, उस टाइम पे 0 सेकेंड के ऊपर आप देखना स्टार्ट किए, उस टाइम पे किसी वस्तु का वेग था 40 मीटर प्रति सेकेंड। कितना था, तो 40 मीटर प्रति सेकेंड था। अब 2 सेकेंड के बाद देखें, फिर भी इसका वेग क्या था, तो 40 मीटर प्रति सेकेंड ही था। फिर आपने देखा 2 सेकेंड के बाद, तो चौथा सेकंड पे इसका वेग क्या था, फिर से, तो इसका वेग फिर से था 40 मीटर प्रति सेकेंड। आप छठा सेकंड पे देखें तो इसका वेग इतना ही था, आठवां सेकंड पे भी यही था, और 10वां सेकंड पे भी इसका वेग क्या था, यही था। मतलब एक समान वेग का मतलब इसका वेग क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बदल नहीं रहा है। मतलब इसका वेग कितना है, तो 40 मीटर प्रति सेकेंड जो है ये बिल्कुल फिक्स है, ये बदल नहीं रहा है। तो ये बात क्लियर है, और ये जो निकल कर के आया, यही निकल कर के आया आपका ग्राफ। ये क्या निकल कर के आया है, ग्राफ। तो एक समान वेग के लिए जो वेग समय ग्राफ होता है वह कैसा होता है, तो यह जो समय अक्ष के समांतर होता है, एक सरल रेखा। ये बात क्लियर है। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन पे, बोला गया कौन सा कथन सही नहीं है, वो हमको ढूंढना है। बोला गया वेग स्थिर है तो त्वरण शून्य है, क्या ऐसा होगा, तो जी हाँ दोस्तों, कि हम जानते हैं कि त्वरण के बराबर ही होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, वेग हमारा यहाँ पे स्थिर है, तो वेग में जब परिवर्तन ही नहीं होगा तो त्वरण होगा क्या, तो त्वरण नहीं होगा। ये क्या अच्छा, त्वरण नहीं होगा, त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, तो ये क्या होगा, कथन हमारा सही है। लेकिन आपको ढूंढना है कौन सा सही नहीं है। आगे बोला गया VT ग्राफ में रेखा एक ढलान रेखा का मतलब वेग समय ग्राफ में जो है रेखा का ढलान शून्य है। तो आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन लाइन, यही तो रेखा है, और इसका जो ढलान है ये कैसा है, तो ये क्या है, ढलान। ढलान का मतलब क्या ऐसे करके है ये, या तो क्या ऐसे करके है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका ढलान क्या है, इसका ढलान है शून्य। अगर बात करेंगे वेग समय ग्राफ का, एक क्षैतिज रेखा है। बोला गया वेग समय ग्राफ एक क्षैतिज रेखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो वेग समय ग्राफ है ये कैसा रेखा है, तो ये लेटा हुआ रेखा है, और लेटा हुआ रेखा को कहते हैं क्या, तो इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। मतलब यह भी क्या बोला गया कथन यहाँ पे, यह भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है, तीनों का तीनों सही है। लेकिन बोला गया यहाँ पे वेग समय ग्राफ के अधीन क्षेत्रफल त्वरण देता है, यह कथन क्या है, यह कथन गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेग समय ग्राफ के अधीन यहाँ पे जो होगा, वेग समय ग्राफ के अधीन यहाँ का जो ये क्षेत्रफल आपको यहाँ पे, अगर इसका आप क्षेत्रफल को निकाल देंगे तो बोला गया यहाँ पे क्या देगा, तो यहाँ पे देता है ये विस्थापन। आपको याद रखना है कि वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या देगा, आपको देगा विस्थापन, लेकिन यहाँ पे लिखा है त्वरण, इसलिए यह कथन क्या होगा, यह कथन क्या है, गलत है, और यही आपको ढूंढना था।
अगला प्रश्न आगे बोला गया है निम्नलिखित में कौन सा उद्योग में अल्ट्रासाउंड का उपयोग होता है। तो अल्ट्रासाउंड का उपयोग बोला गया किसमें होता है, तो आपको हम बताएंगे अल्ट्रासाउंड का जो उपयोग होता है किसमें, तो धातु के ब्लॉक में जो है दरार का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। मतलब क्या कि मान लीजिए ये धातु का कोई ब्लॉक है और इसके अंदर एक छोटा सा दरार है अंदर में, जो कि आपको बाहर से नहीं दिख रहा है। तो इसको चेक करने के लिए क्या किया जाएगा, तो यहाँ से इसको चेक करने के लिए क्या किया जाएगा, तो अल्ट्रासाउंड को यहाँ से लेकर के आया जाएगा। क्या चीज को, तो अल्ट्रासाउंड। जब अल्ट्रासाउंड आएगा, मान लीजिए यहाँ से जब अल्ट्रासाउंड को लेकर के आएगा तो ये क्या होगा, सीधा यहाँ से निकल जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब यहाँ से लेकर के आएगा तो यहाँ पे दरार है तो यहाँ पे टकराएगा, और इस दरार में टकरा करके क्या हुआ, तो वापस लौट जाएगा। मतलब चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि ये जो है अल्ट्रासाउंड हुक जो है ये लौट करके आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं दरार है। ऐसे करके यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया जाता है, दरार का पता लगा लिया जाता है अल्ट्रासाउंड से। अगला प्रश्न आगे है यहाँ पे कि पैक्ड खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता, मतलब विकृत गंधिता का मतलब होता है भोजन या तो खाद्य पदार्थ का खराब होना। भोजन या खाद्य पदार्थ का खराब होना को कहते हैं विकृत गंधिता। और यही बोला गया कि जो पैक्ड वाला भोजन होता है, खाद्य पदार्थ होता है, उसमें विकृत गंधिता मतलब खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो दोस्तों उसको खराब होने से बचाने के लिए सील करने से पहले नाइट्रोजन गैस को क्या किया जाएगा, तो भर दिया जाता है। जैसे कि कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, ये सब में जो है नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ताकि विकृत गंधिता ना हो, मतलब कि ये क्या हो, तो खराब ना हो जल्दी। अगला प्रश्न आगे आपसे पूछा गया है कि पादपों में बृहत पोषकों की आवश्यकता के संबंध में कौन सा कथन सही है। बोला गया आपसे क्या कि पादपों में बृहत पोषकों की आवश्यकता, मतलब कितना बृहत पोषक चाहिए पादप में, कितना नहीं चाहिए, उसके बारे में आप बताइए। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बृहत पोषक का, ये क्या होता है, तो आवश्यक तत्व होता है जिनको पौधा को क्या चाहिए, तो अधिक मात्रा में चाहिए। मतलब ये हो गया यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि क्या हो, तो पौधा को बृहत मात्रा में चाहिए, मतलब बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब चीजें क्या है, बृहत पोषक है जो कि पौधा को अधिक मात्रा में चाहिए। तो यहीं पे आपसे पूछा गया था कि पादपों में बड़ी मात्रा में बृहत पोषक की आवश्यकता होती है। मतलब यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा यहाँ पे संबंध का सही कथन होगा बृहत पोषक का, तो पादप में जो है बृहत पोषक जो है बड़ी मात्रा में चाहिए, आवश्यकता इसका होता है। अगला प्रश्न आगे यहाँ पे बोला गया है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण डैश द्वारा दिया जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, मतलब जी का जो मान होता है वह होता है कैपिटल जी इंटू यहाँ पे एम बटे क्या होगा, तो यहाँ पे आर होता है। कैपिटल जे इंटू एम बटे क्या होगा, तो आर हो जाएगा। अच्छा, आर यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। आपका उत्तर यहाँ पे अगर हम देख पा रहे होंगे तो आपका उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी सही होगा। यहाँ पे जी क्या है, तो जी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या होगा, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये होगा कैपिटल जी का मान। एम यहाँ पे क्या है, एम होता है पृथ्वी, यहाँ पे एम हो जाएगा क्या, तो पृथ्वी का द्रव्यमान। और यहाँ पे अगर बात करें आर क्या है, आर हो जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या। आर क्या होगा, तो आर होगा पृथ्वी की त्रिज्या। तो आपको याद रखना है जी बराबर कैपिटल, यहाँ पे छोटे कैपिटल जी, छोटी जी बराबर होगा कैपिटल जी इंटू एम बटे आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आगे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थितिज ऊर्जा के बारे में सत्य है। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में आपको बताना है। तो अगर हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा के लिए, तो पहली बात, स्थितिज ऊर्जा कब होगा, जब उसमें आएगा ऊंचाई। मतलब अगर किसी वस्तु में आ जाए ऊंचाई, तब उसमें क्या होगा, तो स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के कारण आएगा, ये बात क्लियर है।
अगर हम बात करेंगे, एक होता है संदर्भ बिंदु। क्या होगा? संदर्भ बिंदु मतलब क्या कि स्थितिज ऊर्जा को आप देख कहाँ से रहे हैं, कहाँ से इसका गणना कर रहे हैं, उसे कहते हैं संदर्भ बिंदु। और ऋणात्मक मान भी होता है, हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि यह है पृथ्वी का सतह, ये क्या है? पृथ्वी का सतह। और यहाँ पे है आप, यहाँ पे है आप, और कोई वस्तु क्या है? तो यहाँ पे है। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर ये कोई वस्तु है तो इसके अंदर द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान हो जाएगा इसके अंदर, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पृथ्वी की सतह से ये इतना ऊंचाई पर आया है, मतलब इसके अंदर एच भी होगा। और आप ये भी जानते हैं कि पृथ्वी इसको गुरुत्वाकर्षण बल से खींचेगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? जी भी होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम इसका स्थितिज ऊर्जा को हम निकाल दें, यहाँ पे अगर इसका स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी को निकाल दें, ये क्या होगा? ये होगा mgh। कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल यहाँ पे सटीक बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम बोलेंगे आप यहाँ पे थे तो आप देख लिए कि इसमें ऊंचाई है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाएं, अगर आप यहाँ पे हैं, वस्तु आपसे नीचे हो, तो आपसे अगर वस्तु नीचे हुआ तो क्या ये ऊंचाई होगा? तो आप कहेंगे नहीं, ऊंचाई नहीं होगा, यह होगा गहराई। ये क्या होगा? तो गहराई होगा। इसलिए अगर गहराई होगा तो अगर आप इससे नापेंगे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी mgh क्या होगा, तो आप कहेंगे आपसे नीचे ये ऊंचाई गहराई हो जाएगा। आप इसे ऋणात्मक मान लेंगे तो ये क्या आएगा? पूरा का पूरा ये माइनस में आ जाएगा। मतलब क्या कि यदि कोई वस्तु इस संदर्भ में बिंदु से नीचे की ओर स्थित होता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो ऋणात्मक माना जाता है। मतलब आपसे ये नीचे है वस्तु तो इसका स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक, यहाँ पे आपसे ऊपर था वस्तु तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो धनात्मक। तो यहाँ से आपका उत्तर जो होगा क्या होगा? तो यह संदर्भ बिंदु के आधार पर ऋणात्मक हो सकती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, यह आपसे पूछा गया कि किसके द्वारा दिया गया था। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है एंटोनी लोवाजियर के द्वारा दिया गया था, और ये कब दिया गया था? 1789 में। और इसके अनुसार इसने क्या कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब द्रव्यमान को ना ही बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इसको जो है किसने दिया था? तो एंटोनी लवाइजियर ने दिया था। आपका उत्तर यहाँ पे डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, आगे बोला गया है एक लड़का 100 मीटर सीधी सड़क के एक छोर ए से बी तक 2 मिनट तक चलता है। एक लड़का यहाँ पे, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, और ये ए बिंदु है और यहाँ पे है बी बिंदु। एक लड़का ए बिंदु से निकल करके कहाँ पे जाता है? तो ये बी बिंदु पर पहुंचता है, जो कि कितना दूर जाता है? तो ये जाता है यहाँ पे 1000 मीटर। ये बात क्लियर है। अब कहा गया और फिर मुड़कर 2 मिनट में 400 मीटर चलकर बिंदु सी पर वापस आता है। मतलब बी पर से अब क्या होगा? ये वापस आएगा, 2 मिनट तक चलेगा, और 2 मिनट चलने के बाद कितना दूर ये चलेगा? तो ये चलेगा 400 मीटर। कितना चला ये? तो लौटा जब ये चला 400 मीटर, और अब ये कहाँ पहुंचा? बिंदु सी पर पहुंचा। अब बोला गया कि बिंदु ए से सी तक, मतलब बिंदु ए से लेकर के ये सी तक जाने में लड़के का औसत वेग कितना होगा? आपसे पूछा यहाँ पे औसत वेग। तो पहली बात, अगर हम आपको बोलेंगे कि औसत वेग बराबर क्या होता है, तो औसत वेग बराबर यहाँ पे विस्थापन, मतलब कुल विस्थापन बटे होता है यहाँ पे कुल समय। औसत वेग बराबर होगा कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका विस्थापन कितना है। तो विस्थापन किसे कहते हैं? तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को कहते हैं विस्थापन। तो प्रारंभिक बिंदु इसका ए है, अंतिम बिंदु क्या है? सी है। इस दोनों के बीच का न्यूनतम दूरी क्या होगा? तो टोटल था 1400, ये चल करके आया, तो इस दोनों का बीच में कितना दूरी बचा है? ये बचा है 600 मीटर। मतलब विस्थापन हो गया 600 मीटर, और समय क्या हुआ? कुल समय तो 2 मिनट लगा जाने में,
और 2 मिनट लगा आने में। टोटल समय लगा 4 मिनट, और मिनट को हम 60 से गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा सेकंड में। और इसे हम कटाएंगे, 0 0 खत्म, और 6 से ये 60 कटेगा 10 बार में। यहाँ निकल कर के आएगा 10/4, और 10/4 का मतलब हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड। आपका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे बोला गया है, किसी पदार्थ के कणों की गति के कारण दूसरे पदार्थ के साथ फैलने और मिश्रित होने की घटना क्या कहलाती है। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया कि एक पदार्थ है, और एक पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ का जो कण होगा उसमें मिल जाएगा, उसे क्या कहते हैं, यह आप बताइए। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे एक गिलास है, और इस गिलास में क्या है, तो इस गिलास में है जल। तो आपको पता होना चाहिए जल एक प्रकार का पदार्थ है, और पदार्थ में क्या होगा, तो पदार्थ क्या होता है, तो छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है पदार्थ। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब हम बोले कि इसमें आप क्या करें, तो इसमें आप डाल दीजिए चीनी को। किसको, तो आप चीनी डाल दीजिए इसमें। अगर आप इसमें चीनी डालेंगे, चीनी भी पदार्थ है, इसके अंदर भी कण होगा, तो चीनी इसके अंदर आप जैसे ही डालेंगे तो चीनी क्या होगा, तो जल के कण जो है, जल के कण के बीच में जो स्थान होता है, जिसे कहते हैं अंतरा अणुक स्थान, उस स्थान में आ जाएगा चीनी का कण। मतलब यहाँ पे क्या आप देखें, तो देखें आप क्या कि एक पदार्थ था जल, और जल के कण में मिल गया क्या, तो चीनी पदार्थ का कण जो है जल के कण में मिला, और इसको ही कहते हैं विसरण। इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं विसरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे है, निम्नलिखित में कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों बोला गया अपघटन अभिक्रिया, और अपघटन अभिक्रिया या तो वियोजन अभिक्रिया हम इसे कहते हैं। तो हम अगर बात करें सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में, किसके बारे में, तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, एक पदार्थ यहाँ है, एक पदार्थ और है, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और ये स्ट्रक्चर होगा A+B है, दो अलग अलग पदार्थ है, दोनों यहाँ पे क्या होगा, एक साथ मिल जाएगा, इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और यहाँ पे आपसे पूछा है विघटन, आपसे पूछा यहाँ पे विघटन अभिक्रिया के बारे में। क्या पूछा आपसे, तो आपसे पूछा है विघटन अभिक्रिया के बारे में। तो विघटन अभिक्रिया क्या होगा, तो अगर यहाँ पे ए बी कोई पदार्थ है, और अभिक्रिया करने के बाद ये क्या होगा, टूट जाएगा, दो या दो से अधिक अलग अलग पदार्थ में यह टूट जाता है, और इसे ही कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे हम अपघटन अभिक्रिया। मतलब यहाँ पे मिला तो कह दिए संयोजन अभिक्रिया, टूटा तो कह दिए अपघटन अभिक्रिया। आपको ढूंढना है कौन सा अपघटन अभिक्रिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप देखेंगे मैग्नीशियम एक पदार्थ है, ऑक्सीजन एक पदार्थ है, दोनों मिल करके देखिए ए बी बनाया है कि नहीं, ये कौन सा अभिक्रिया, तो यह तो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। यह संयोजन है, यह भी आप देख सकते हैं दो गो मिल करके एक बनाया है संयोजन। यहाँ भी देख सकते हैं दो गो मिल करके एक बनाया है, तो यह होगा संयोजन। लेकिन यहाँ पे कैल्शियम और कार्बोनेट यहाँ पे दो था यहाँ पे, और ये टूट करके बनाया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ए बी क्या हुआ, अलग हो गया है। इसे ही कहेंगे वियोजन या तो अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यहाँ से क्या होगा, तो सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न के बारे में बात करेंगे तो आगे है, मेंडल ने अपने संकरण में तद्रुप प्रजनन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे क्या, ट्रू ब्रीडिंग। मतलब क्या, पौधा जो भी पौधा होगा वह क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ट्रू होगा। इसके बारे में बात किया गया। तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा आपसे कि मेंडल ने अपने संकरण में तद्रुप प्रजनन वाले पौधे का उपयोग क्यों किया। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लिख करके लेके आ नहीं पाए इसमें, लेकिन आप यहाँ पे समझेंगे। मेंडल ने क्या किया, तो यहाँ पे एक शुद्ध, यहाँ पे इसने क्या किया, तो एक शुद्ध पौधा लिया। कैसा पौधा, तो लंबा पौधा को लिया। और यहाँ से इसने क्या निष्कर्ष निकाला कि अगर हम लंबा पौधा को लिए हैं, और इससे जो नया पौधा का निर्माण होगा वह भी क्या होगा, तो वह भी होगा लंबा। यह बात इसने सोचा। और इसने क्या सोचा, तो इसने और सोचा कि अगर हम यहाँ पे एक लंबा पौधा लेते हैं,
और एक यहाँ पे शुद्ध एक बौना पौधा लेते हैं, एक बौना पौधा को लेते हैं, तो यहाँ से जो नया बनेगा संतति जो बनेगा, एक नया पौधा बनेगा, यह पौधा जो है लंबा होगा या तो बौना होगा, लंबा होगा या तो बौना होगा। इसी पैटर्न को जांच करने के लिए जो है इसने तद्रुप प्रजनन वाले पौधे को लिया था, मतलब शुद्ध पौधा को लिया था। तो यहाँ पे अगर उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर आपका सी नंबर सही होगा कि वंशागति पैटर्न का अध्ययन करने के लिए, मतलब वंशागति पैटर्न का अध्ययन करने के लिए एक लंबा पौधा और बौना पौधा का अगर संकरण करवाया गया है तो नया जो पौधा आएगा वह लंबा हो जाएगा या तो बौना होगा। इसके ही अध्ययन करने के लिए इसने जो है तद्रुप प्रजनन वाले पौधा का उपयोग किया था। तो आपका उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न आगे बोला गया कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे अपवर्तनांक के बारे में, किसके बारे में, तो अपवर्तनांक के बारे में अगर हम बात करेंगे कि यह जो है किसके ऊपर निर्भर करता है, तो यह जो है निर्भर करता है किसके ऊपर, तो यह जो है तरंग दैर्ध्य के ऊपर निर्भर करता है। इसके ऊपर तो तरंग दैर्ध्य मतलब क्या कि प्रकाश में जो प्रकाश होगा उसका जो चाल होगा, चाल उसके ऊपर निर्भर करता है अपवर्तनांक। और किसके ऊपर निर्भर करेगा, और निर्भर करता है यह माध्यम के ऊपर। मतलब क्या, ये पहली बात अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है हम आपको बता देते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में आता है तो उसके कण में क्या हो, तो उसमें वो जो प्रकाश होगा उसमें क्या होगा, हल्का सा अपवर्तन होता है। और वही अपवर्तन मतलब कितना अपवर्तन होता है, उसी अपवर्तन को कहते हैं अपवर्तनांक। और यह निर्भर करता है किसके ऊपर, तो तरंग दैर्ध्य के ऊपर निर्भर करता है और माध्यम के युग्म के ऊपर निर्भर करता है। आपके लिए हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं, आप इसे एक बार समझ भी लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अगर बात करेंगे सही उत्तर का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी सही होगा कि यह जो है प्रकाश का रंग। अच्छा, यहाँ पे बोला गया प्रकाश का रंग, मतलब जो प्रकाश का रंग होगा, मतलब क्या कि प्रकाश का जो भी रंग होगा, मतलब अलग अलग जो प्रकाश होता है वो अलग अलग प्रकाश का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, तो अलग अलग होता है। मतलब अलग अलग प्रकाश का जो चाल होता है, चाल वह क्या होता है, तो अलग अलग होता है। मतलब किसके ऊपर निर्भर करेगा अपवर्तनांक, तो प्रकाश का रंग के ऊपर निर्भर करेगा और माध्यम का युग्म के ऊपर निर्भर करेगा कि वह जो माध्यम है, हवा है, कांच है, या तो हवा है, कांच है, या तो पानी है, माध्यम क्या है उसके ऊपर भी निर्भर करता है अपवर्तनांक। अगला प्रश्न आगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है। दोस्तों प्लाज्मोडियम में जो प्रजनन की विधि पाई जाती है उस विधि का नाम है बहुविखंडन। क्या नाम है, तो उसका नाम होता है बहुविखंडन। प्लाज्मोडियम में यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लाज्मोडियम में यह पाया जाता है। और ये बहुविखंडन क्या है, यह जो एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें क्या होता है, तो एक जो है एकल जनक कोशिका, मतलब अकेला एकल जनक कोशिका जो है एक साथ में कई संतति कोशिकाओं का, मतलब कई डॉटर सेल का संतति कोशिका का कई संतति कोशिकाओं में क्या होता है, तो विभाजित हो जाता है। इसे ही कहते हैं बहुविखंडन। और यह किसमें होता है, तो प्लाज्मोडियम में होता है। अगला प्रश्न आगे यहाँ पे कि पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली का यहाँ पे की सही तुलना कौन सी है। तो आपको बात करना है किसके बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में और कोशिका झिल्ली के बारे में आपको बात करना है। यहाँ पे बोला गया ऑप्शन नंबर ए में कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होती है और जंतु कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है। जी हाँ दोस्तों, यही जो कथन नंबर ए है यही बिल्कुल सही है कि जो पादप कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति भी होगा और कोशिका झिल्ली भी होगा, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, केवल कोशिका झिल्ली पाया जाता है। अगला प्रश्न आगे यहाँ पे बोला गया है कि सक्रियता श्रेणी में मैग्नीशियम और आयरन के बीच में कौन सी धातु पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दोस्तों, यह है सक्रियता श्रेणी। इसका मतलब जो सबसे ऊपर में स्थित जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है
तत्व वह क्या है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। और अब जैसे जैसे यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे अभिक्रियाशीलता घटता जाएगा। मतलब सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु है वह कौन सा है, वह हो जाएगा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, और सबसे कम हो जाएगा यहाँ पे गोल्ड यानी कि सोना। ये बात क्लियर है। लेकिन आपसे देखिए क्या पूछा था कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम और यहाँ पे आयरन के बीच में कौन सा धातु है, तो मैग्नीशियम और आयरन, यहाँ पे है मैग्नीशियम और यहाँ पे है आयरन, इसके बीच में कौन सा धातु है, यहाँ पे अल्युमिनियम और जिंक। कौन सा है, तो अल्युमिनियम और जिंक है। तो आइए ऑप्शन पे देखिए, आपको ऑप्शन में अल्युमिनियम नहीं मिलेगा, आपको केवल जिंक मिलेगा। तो आपका उत्तर यहाँ पे जिंक सही होगा। मैग्नीशियम और आयरन के बीच में क्या है, तो जिंक धातु स्थित होता है। और आपको ये जो यहाँ पे दिया गया है सक्रियता श्रेणी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आगे बोला गया है यहाँ पे, आवर्धन एम वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v के बीच क्या संबंध है। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया आवर्धन के बराबर, तो आवर्धन जो है दर्पण के लिए अलग होता है और लेंस के लिए जो आवर्धन होगा वह अलग होता है। अगर बात करेंगे दर्पण के लिए आवर्धन, तो वह होता है m बराबर, यहाँ पे हो जाएगा m बराबर v बटे u। m बराबर क्या होगा, तो अच्छा m बराबर माइनस v बटे u, यह होता है दर्पण के लिए। और लेंस के लिए होता है m बराबर v बटे u। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। यहाँ पे देखिए m बराबर v बटे u, तो m बराबर v बटे u, यहाँ पे लेंस के बारे में बात किया गया होगा, इसलिए आपका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी, m बराबर होता है v बटे u। अगला प्रश्न आगे यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा कोशिकांग कोशिका के भीतर या बाहर द्रव के पैकेजिंग तथा पोपरेशन के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है, कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है जिसका नाम होता है दोस्तों क्या, तो गोल्जी उपकरण। जिसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होता है गोल्जी उपकरण। और कोशिका के अंदर इसका काम क्या है, इसका काम होता है कोशिका के भीतर और बाहर जो है द्रव्य का पैकेजिंग करना, और इसका प्रेशर मतलब कहाँ पे जाएगा इसको भेजना भी काम होता है किसका, तो गोल्जी उपकरण का। तो आपको यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वह क्या होगा, तो ए नंबर सही हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करेंगे राइबोसोम के बारे में, तो इसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए राइबोसोम को जो है क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया यह जो है कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसलिए इसे कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह। क्या कहेंगे, इसे कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह। और माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा का निर्माण करता है कोशिका के अंदर, वह करता है एटीपी के रूप में। किस रूप में, यह जो है एटीपी के रूप में करता है। और अगर बात करें नाभिक का, तो नाभिक ये होता है कोशिका का मस्तिष्क। कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं नाभिक को। यहाँ पे आपका उत्तर जो है गोल्जी उपकरण बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न आगे है, ओम के नियम के अनुसार भी बटे आई का अनुपात नियत रहता है बशर्ते की। मतलब आप जानते होंगे ओम के नियम से, ओम के नियम, तो ओम के नियम में क्या कहा गया है कि यदि, अगर हम यहाँ पे आपको बता दें, ओम का नियम में बिल्कुल कहा गया है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि तापमान हो गया, दाब हो गया, अगर ये सब को नियत रखा जाए, तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, मतलब चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समान अनुपाती होता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा भी समान अनुपाती आई। लेकिन ये कब होगा, ये कब होगा, जब तापमान और दाब को क्या रखा जाए, तो नियत रखा जाए। तो यहाँ से भी समानुपाती आई होता है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है फॉर्मूला क्या, तो भी बटे आई। क्या होगा, तो आर बराबर फॉर्मूला होता है भी बटे आई। और ये कब होगा, यह कब होगा, जब इसका तापमान होगा नियत। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, तो सी नंबर सही होगा। अगर हम बात करेंगे अगला प्रश्न के बारे में, तो इस प्रश्न का उत्तर यह है आपके लिए HW होमवर्क। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। आगे प्रश्न है कि एनोड पंख क्या है, तो एनोड पंख के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे बताना है। एनोड पंख में दोस्तों क्या होगा, जब हम धातु का करते हैं निष्कर्षण, क्या करेंगे, तो धातु का
करते हैं हम निष्कर्षण, तो धातु का निष्कर्षण हो जाने के बाद मान लीजिए आपने कॉपर धातु का निष्कर्षण किया है, लेकिन कॉपर धातु अभी अभी क्या होता है, तो ये होता है अशुद्ध। तो अशुद्ध जो कॉपर है उसका यहाँ पे बना लिया जाता है एनोड, आपको दिख रहा होगा। और शुद्ध कॉपर का बना लिया जाएगा यहाँ पे क्या, तो इसका बना लिया जाएगा कैथोड। और एनोड आपको याद रखना है, एनोड होता है प्लस, कैथोड होता है माइनस। उसके बाद इसके अंदर ये जो आपको घोल दिख रहा है, ये कौन सा घोल होता है, यह होता है अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन। और जब यहाँ से विद्युत धारा को गुजारा जाता है, मतलब एक एनोड और एक कैथोड में से विद्युत धारा को गुजारा जाएगा, यहाँ से पे जो यहाँ पे कॉपर जो था, कॉपर जिसका कि अशुद्ध कॉपर का जो हम बनाए थे एनोड, तो एनोड टूट करके क्या होगा, विलयन में आ जाता है। और उतने ही मात्रा में विलयन से क्या होगा, कैथोड के ऊपर कॉपर चला जाता है। उसके बाद जब विलयन में जाता है कॉपर, यहाँ पे कॉपर जब चला जाता है विलयन में, फिर विलयन से आता है कैथोड के ऊपर, उस दरमियान में इसमें जो अशुद्धि रहता है वह क्या होता है, एनोड के नीचे क्या होगा, तो यहाँ पे बैठ जाएगा, जम जाएगा, जिसे कहते हैं यहाँ क्या, इसे कहते हैं एनोड यहाँ पे पंख। क्या कहेंगे, तो एनोड पंख। आइए हम यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे एनोड पंख क्या है, तो एनोड पर निक्षेपित अविलय अशुद्धियां, यही क्या है, तो यही है एनोड पंख। अगला क्वेश्चन, आगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यदि 5 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए 100 जूल कार्य की आवश्यकता है तो विभवांतर कितना होगा। आपसे पूछा विभवांतर, और यहाँ पे Q यानी कि आवेश दिया गया है 5 कूलाम, और यहाँ पे W यानी कि कार्य बराबर दिया गया है 100 जूल। आपसे यहाँ पे पूछा विभवांतर, तो विभवांतर बराबर फॉर्मूला की अगर हम बात कर लेंगे तो वह क्या होगा, तो विभवांतर बराबर होता है V बराबर W/Q। V बराबर होगा W/Q, और W यहाँ पे क्या है, तो यह है 100, और Q का मान है 5। इससे आप कटाएंगे तो ये 20 बार में कटेगा, और आपका जो उत्तर निकल कर आएगा यह आएगा 20 वोल्ट। ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, तो बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आप बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।